20वीं सदी में बहुत से कुख्यात लोग उभरे, लेकिन उनमें से किसी ने भी एडोल्फ हिटलर से ज्यादा काला साया नहीं डाला। उसका नाम बुराई का प्रतीक बन गया। उसके काम मानव क्रूरता की गहराई की भयानक याद दिलाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ ये आदमी इतिहास के सबसे घृणित तानाशाहों में से एक कैसे बन गया? उसे किसने बनाया? उसके तौर तरीकों को किसने गढ़ा? ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की अंधेरे के अंदर का सफर। ये कहानी है महत्वाकांक्षा और नाराजगी की, करिश्मे और कट्टरता की, जो आखिरकार एक ऐसे युद्ध में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये शांति की नाजुकता और बुराई की संभावना की याद दिलाती है, जो हमेशा से छिपी रहती है। अगर आपकी हिम्मत है तो मेरे साथ एडोल्फ हिटलर के जीवन और समय में तल्लीन हो जाइए। हम उसके शुरुआती वर्षों, सत्ता में उसके उदय और उसकी विचारधारा के भयानक परिणामों का पता लगाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है, एक ऐसा अतीत जिसका हमें सामना करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न दोहराई जाएं। एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जीवन आम था, उस वैश्विक बदनामी से कोसों दूर जो उसे बाद में मिली। 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन में जन्मे। वो 6 बच्चों में चौथे थे। उनके पिता एलोइस एक सीमा शुल्क अधिकारी थे, एक सख्त और सत्तावादी व्यक्ति। उनकी माँ क्लारा एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक थी, जो युवा एडोल्फ पर बहुत प्यार लुटाती थी। इस बाहरी सामान्यता के बावजूद आने वाले अंधेरे के संकेत थे। एलोइस अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और अपने बच्चों के साथ मारपीट करते थे। एडोल्फ एक संवेदनशील और अंतर्मुखी बच्चा अपने पिता के क्रोध का सबसे अधिक शिकार हुआ। घर के इस अस्थिर माहौल ने एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे युवा लड़के के भीतर गहरी नाराजगी पैदा हुई। स्कूल ने भी कोई राहत नहीं दी। एडोल्फ कुछ विषयों में उत्कृष्ट थे, खासकर इतिहास और चित्रकला में, लेकिन वे एक उद्दंड छात्र थे जो अक्सर शिक्षकों से भिड़ जाते थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। एक कलाकार बनने के उनके सपने उनकी अपनी शैक्षणिक उदासीनता की चट्टानों से टकराकर टूट गए। वह लक्ष्यहीन होकर भटकता रहा। उसके दिन पढ़ने, चित्र बनाने और चिंतन में बीतते थे। उसकी जवानी में बोए गए आक्रोश के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे थे। 18 साल की उम्र में हिटलर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की जीवंत राजधानी वियना चला गया। उसे प्रतिष्ठित वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश पाने की उम्मीद थी, लेकिन उसके सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब उसे 2 बार अस्वीकार कर दिया गया। एक समय आशा की किरण रहा शहर उसकी कुंठाओं और उबलती नाराजगी के लिए प्रजनन स्थल बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में वियना संस्कृतियों और जातियों का एक पिघलने वाला बर्तन था। राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र होने के कारण इसने हिटलर को विचारों के एक खतरनाक मिश्रण से अवगत कराया। अति राष्ट्रवाद, जहरीला यहूदी विरोध और लोकतंत्र के प्रति बढ़ता अविश्वास। वह इन छोटे समूहों की ओर आकर्षित हुआ, उनके साझा क्रोध और पूर्वाग्रहों में सांत्वना पाई। वह अपने दिन शहर घूमने, भीड़ को देखने और राजनीतिक पर्चे पढ़ने में बिताता था। वह विशेष रूप से वियना के यहूदी विरोधी मेयर कार्ल लुएगर के कामों से प्रभावित था, जिसकी उग्र बयानबाजी हिटलर के अपने बढ़ते पूर्वाग्रहों से मेल खाती थी। वियना में इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान हिटलर की घृणित विचारधारा के बीज बोए गए थे। एक समय आशा का प्रतीक रहा शहर नफरत की भट्टी बन गया था, उस व्यक्ति को गढ़ रहा था जो एक दिन दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा। भाग 4, द ग्रेट वॉर, आग में बपतिस्मा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप हिटलर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह युद्ध न केवल यूरोप के लिए बल्कि हिटलर के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक निर्णायक क्षण था। उन्होंने युद्ध को खुद को साबित करने, वियना में बनाए गए गतिरोध से बचने के अवसर के रूप में देखा। वियना में बिताए गए कठिन वर्षों ने उनके मन में गहरे घाव छोड़े थे और युद्ध ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने जर्मन सेना में स्वेच्छा से काम किया, फादरलैंड के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। यह उनके लिए एक नया जीवन शुरू करने का मौका था, एक ऐसा जीवन जिसमें वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। उनकी ऑस्ट्रियाई नागरिकता को आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। जर्मन सेना ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और उन्होंने भी पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दी। हिटलर का युद्धकालीन अनुभव परिवर्तनकारी था। युद्ध के मैदान में बिताए गए समय ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने एक डिस्पैच रनर के रूप में कार्य किया, एक खतरनाक काम जिसने उन्हें खाइयों की भयावहता से अवगत कराया।
यह काम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था, जो उनकी रैंक के किसी व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ सम्मान था। यह सम्मान उनके साहस और समर्पण का प्रतीक था। युद्ध ने अपनी सारी क्रूरता के लिए हिटलर को उद्देश्य और अपनेपन की भावना दी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। युद्ध के दौरान बने संबंधों ने उन्हें एक नई पहचान दी। हालांकि युद्ध ने उसकी नफरत और पागलपन को भी गहरा कर दिया। युद्ध के दौरान देखी गई हिंसा और विनाश ने उनके मन में गहरे घाव छोड़े। उन्होंने जर्मन हार को एक विश्वासघात के रूप में देखा, जिसे यहूदियों और समाजवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। ये विचार उनके मन में गहरे बैठ गया। ये साजिश का सिद्धांत, हालांकि निराधार, उसकी राजनीतिक विचारधारा की आधारशिला बन जाएगा। ये विचारधारा उनके भविष्य के कार्यों और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करेगी। युद्ध ने हिटलर में आक्रोश, महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की प्यास का खतरनाक मिश्रण पैदा कर दिया था। यह मिश्रण उनके व्यक्तित्व को और भी जटिल और खतरनाक बना दिया। वह युद्ध से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटा। युद्ध से जख्मी और दुनिया को अपनी छवि में फिर से बदलने की इच्छा से ग्रस्त था। युद्ध ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। दुनिया ने बुराई का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसे अभी तक उस अंधेरे की असली गहराई का एहसास नहीं हुआ था जो एडोल्फ हिटलर के भीतर छिपी हुई थी। यह अंधेरा आने वाले वर्षों में और भी स्पष्ट हो जाएगा। भाग 5। मीन कैम्प तबाही का खाका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्ष जर्मनी में उथल पुथल और अनिश्चितता का समय थे। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। भारी भरकम हर्जाने और राजनीतिक अस्थिरता के बोझ से दबा राष्ट्र अपनी हार से उबर रहा था। बेरोजगारी और गरीबी ने आम जनता की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। क्रोध और मोहभंग के इस माहौल में एडोल्फ हिटलर का सितारा चमकने लगा। वह अपने भाषणों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को भड़काने में माहिर थे। वह छोटी और महत्वहीन जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसे बाद में उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाना शुरू किया। 1923 में हिटलर और उनके अनुयायियों ने बियर हॉल पुट्स के नाम से जाने जाने वाले एक खराब योजनाबद्ध तख्ता पलट में म्यूनिख में सत्ता हथियाने का प्रयास किया। यह प्रयास उनकी महत्वाकांक्षाओं का पहला बड़ा कदम था। प्रयास असफल रहा और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लैंड्सबर्ग जेल में अपने संक्षिप्त समय के दौरान ही उन्होंने अपनी कुख्यात पुस्तक माई स्ट्रगल लिखी थी। इस पुस्तक ने उनके विचारों को एक ठोस रूप दिया और उनके अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। एक बेतरतीब नफरत से भरा भाषण है जो हिटलर की राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह पुस्तक उनके मनोविज्ञान और उनकी योजनाओं की एक झलक देती है। यह राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और सामाजिक डार्विनवाद का एक जहरीला मिश्रण है। इसने जर्मनी में नफरत और विभाजन की आग को और भड़काया। इसके पन्नों में हिटलर ने वर्साई की संधि के खिलाफ आवाज उठाई, जर्मन क्षेत्र के विस्तार का आह्वान किया और आर्य जाति की श्रेष्ठता और यहूदियों को खत्म करने की आवश्यकता में अपने विश्वास को रेखांकित किया। यह पुस्तक उनके विचारों का एक स्पष्ट और खतरनाक खाका थी। अपने कच्चे और अक्सर असंगत गद्य के बावजूद नाजी आंदोलन की बाइबल बन जाएगी, जो आने वाली भयावहता के लिए वैचारिक आधार तैयार करेगी। यह पुस्तक न केवल हिटलर के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी थी। भाग 6। नाजी पार्टी का उदय बियर हॉल से सत्ता तक। 1924 में हिटलर की जेल से रिहाई के बाद के वर्षों में नाजी पार्टी को असंतुष्ट दिग्गजों के एक छोटे समूह से एक प्रमुख राजनीतिक ताकत में बदलते देखा गया। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक सुव्यवस्थित योजना और प्रचार के माध्यम से धीरे धीरे हुआ। जर्मनी अभी भी आर्थिक अवसाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। हिटलर के नफरत और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के संदेश के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुआ। देश की जनता, जो निराशा और हताशा में डूबी हुई थी, एक मजबूत नेता की तलाश में थी जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। हिटलर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वक्ता था, जो अपनी उग्र बयानबाजी और महानता की वापसी के वादों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम था। उसकी भाषण शैली और करिश्माई व्यक्तित्व ने उसे एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित किया, जो जनता की भावनाओं को भुनाने में माहिर था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में व्याप्त आक्रोश के गहरे कुएं का फायदा उठाया।
राष्ट्र की कुंठाओं को बलि के बकरों की ओर मोड़ा। यहूदी, कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक सरकार, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसने उनके साथ विश्वासघात किया है। यहूदी विरोधी प्रचार और हिंसक रैलियों के माध्यम से उन्होंने जनता के गुस्से को एक दिशा दी। नाजी पार्टी का उदय बहुत तेज था। उनकी रणनीति और प्रचार ने उन्हें तेजी से लोकप्रियता दिलाई और वे जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए प्रचार और धमकी का इस्तेमाल करते हुए वीमर गणराज्य की स्वतंत्रता का शोषण किया। नाजी पार्टी ने अपने विरोधियों को डराने और दबाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया। 1930 के दशक की शुरुआत के आर्थिक संकट ने उनकी मदद की और अधिक हताश जर्मनों को उनकी बाहों में धकेल दिया। बेरोजगारी और भूखमरी ने लोगों को हिटलर के वादों की ओर आकर्षित किया, जो उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहे थे। 1933 तक नाजी जर्मन संसद राइक्सटाग में सबसे बड़ी पार्टी थी। उनकी राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वे अब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार थे। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। यह नियुक्ति जर्मनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दुःस्वप्न शुरू हो चुका था। हिटलर की सत्ता में आने के साथ ही जर्मनी और दुनिया के लिए एक अंधकारमय युग की शुरुआत हो गई।